हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। गाइस, इस वीडियो के थ्रू हम वेब टेक्नोलॉजी को रिवाइज कर रहे होंगे। बट ये सिर्फ एक वन शॉट वीडियो है। इसमें मैं आपको हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रही होंगी। प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही होंगी बिकॉज गाइस टाइम कंस्ट्रेंट है। क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें लोग डिमांड कर रहे थे कि वेब टेक्नोलॉजी पे वीडियो बनाई जाए। तो आई होप आपकी हेल्प होगी इस वीडियो से। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज बताती जाऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप आपकी हेल्प हो, आपका एग्जाम अच्छा जाए। सो गाइज, बढ़ते हैं। आई होप आप समझेंगे कि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन डिटेलिंग में नहीं कर सकती, बस मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूंगी। बट यस, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। तो यहाँ आपका सिलेबस है। ये है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड ये आपकी यूनिट 5। सो गाइज, दीज आर द 5 यूनिट्स। सो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक है वेब डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। तो वेब डेवलपमेंट के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ आपके स्टेप्स होते हैं कि आपको पहले गोल डिफाइन होना चाहिए कि आप क्यों एक वेबसाइट बना रहे हैं, व्हाई यू वांट टू डू वेब डेवलपमेंट। सो यू शुड हैव अ गोल। उसके बाद आप उस गोल पे रिसर्च करेंगे, फिर आप एक डिजाइन क्रिएट करेंगे, फिर डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टेस्टिंग फेज आएगा, आप टेस्टिंग करेंगे अपने वेबसाइट की एंड देन यू विल लॉन्च योर वेबसाइट। तो ये 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या होते हैं वेब डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। फिर सेकेंडली है आपका हिस्ट्री ऑफ वेब एंड इंटरनेट। तो www जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, वो सर टिम बर्नर्स ली ने 1989 में क्रिएट किया था। अब इंटरनेट और www हमें सुनने में तो सेम सेम सी चीजें लगती हैं, बट सेम नहीं होती, थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है। जो आपका इंटरनेट होता है, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। और जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स थ्रू सम हाइपरलिंक्स एंड यूआरएल्स वी कैन से। तो ये होता है आपका इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपकी पहली वेबसाइट थी वो ये वेबसाइट बनी थी ऑन August 6 इन 1991। तो ये कुछ हिस्ट्री आपके वेब एंड इंटरनेट की। फिर आते हैं आपके प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? रूल्स। यानी कि वेब पे अगर आप इंटरनेट के थ्रू कुछ भी भेज रहे हैं डेटा, या फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू टू द सर्वर, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है, तो वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वो होते हैं आपके प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब। तो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं। पहला है HTTP, फिर है HTTPS, फिर ICMP, RIP, OSPF एंड TCP/IP। TCP/IP इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में कभी कभी HTTP एंड HTTPS के बारे में भी पूछ लिया जाता है। HTTPS में क्या होता है? सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। यहाँ पे S रेफर्स टू द सिक्योरिटी। और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है बाकी। तो ये 2 मार्क्स में इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। एंड बाकी आपका TCP/IP इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपसे पूरा डिटेलिंग में पूछा जाता है। राइटिंग वेब प्रोजेक्ट, मतलब आप वेब प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। सभी को पता है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वी कैन राइट द वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए कोई भी डिवाइस अगर इंटरनेट से कनेक्ट करनी है मुझे, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। जैसे कि हम अपना रिचार्ज करवाते हैं फोन में, डेटा चाहिए होता है ना, तो तभी हमें इंटरनेट की सर्विस मिलती है। तो या तो एक वायर्ड कनेक्शन के थ्रू मिल सकती है या इंटरनेट, या फिर वायरलेस कनेक्शन के थ्रू मिल सकता है आपको इंटरनेट का कनेक्शन। ठीक है। तो ये हुआ कि कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट सर्विसेज एंड टूल्स। तो इंटरनेट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ईमेल हो सकता है, मैसेजिंग, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स। तो ये सब आते हैं आपके इंटरनेट सर्विसेज। तो इस सर्विसेज के थ्रू हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली वी कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। जैसे ईमेल हो गया, हमें कोई ईमेल भेजना हो किसी को तो वो हम इजीली सेंड कर सकते हैं, कोई सोशल मीडिया। तो ये सब हो गया आपके इंटरनेट सर्विसेज एंड टूल्स। इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, ये 2 मार्क्स में पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि आप क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटिंग के बारे में बताएं, मतलब वही क्लाइंट सर्वर के बारे में बताएं क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे क्लाइंट है और यहाँ पे क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा होगा सर्वर पे। क्लाइंट कौन होता है? आपका वेब ब्राउजर होता है। क्योंकि जो यूजर है वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा होगा कंप्यूटर से या इंटरनेट से, थ्रू सम वेब ब्राउजर। जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, उससे वो वेब सर्वर पर इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो यही होता है आपका क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। फिर आता है आपका जावा का पार्ट यूनिट 1 में। तो जावा में आप वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ऊप्स के फीचर्स होते हैं। पोर्टेबल है, आप अलग अलग डिवाइसेस पे चला सकते हैं इसे। रॉबस्ट है, और इसको चलाने के लिए आपको जावा वर्चुअल मशीन का प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। ठीक है। और यही चीज यहाँ पे लिखी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होते हैं इसमें।
फिर आता है आपका ऑपरेटर्स, जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं, तो जावा में भी ऑपरेटर्स हैं, वैसे सिमिलर। अर्थमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल, बिटवाइज असाइनमेंट, हम अच्छे से फैमिलियर हैं इन सब ऑपरेटर्स से। सी लैंग्वेज हम सब ने पढ़ी है, तो हमें पता है कि ये सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फिर आते हैं आपके डेटा टाइप्स। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं दो टाइप के, कौन कौन से? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन से होते हैं? जो बिल्ट इन होते हैं, जो पहले से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते ही हैं, जैसे कि हो गया आपका इंट, कैर, बूलियन, तो ये हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे होते हैं? जो यूजर डिफाइंड होते हैं, जैसे कि हो गया एरे, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये किस टाइप के डेटा टाइप्स है? दे आर यूजर डिफाइंड। फिर आता है आपके वेरिएबल्स, हमने कोई भी वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने इंट एक्स बनाया, तो इस तरीके से कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हो। फिर है आपका एरेज। जावा में एरेज कैसे बनाते हैं? एरेज क्या होता है? सिमिलर टाइप के डेटा को रखता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब एरेज में किस तरीके से हम डेटा को रखते हैं, और सॉरी, सिंटेक्स कैसा होता है एरे का, वो हम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जैसे डेटा टाइप और एरे का नेम, जैसे मैंने मेरे को इंट टाइप का डेटा रखना है, तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दे दिया और कोई भी एरे का नेम दे दिया, सपोज एक्स। तो इस तरीके से आप एरे को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ये भी एक तरीका है एरे को क्रिएट करने का। यहाँ पे आपने इंट लिखा, एरे का कोई भी नाम दे दिया, न्यू कीवर्ड का यूज किया, और फिर से आपको डेटा टाइप देना पड़ेगा, और कितने नंबर्स चाहिए आपको इंट टाइप के वो आपने बता दिया। या ऐसे आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो एरे को। तो ये हुआ कुछ एरे के बारे में। मेथड्स एंड क्लासेस, जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो अगर हम ऊप्स की बात करें, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जहाँ पे क्लासेस आ जाती है ना, तो वहां पे इन फंक्शंस का नाम मेथड्स दे देते हैं बस। टर्मिनल, बस नेम इनका अलग है, बाकी चीज सेम ही है, ठीक है। वही वहां पे एक फंक्शन होता है, ठीक है, उसका वो पैरामीटर्स भी लेता है, उसको कुछ रिटर्न टाइप भी होता है, तो सेम है सब कुछ, बस नेम चेंज है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास के अंदर बात कर रहे हैं। और क्लास क्या होता है आपका? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, क्लास में क्या होता है? कुछ आपके वेरिएबल्स होते हैं, कुछ आपके मेथड्स होते हैं, तो वही आपका क्लास होता है। फिर आता है ऊप्स इन जावा, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 10 मार्क्स। ऊप्स, तो ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल, तो इसमें आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे और क्लासेस होंगी, और इसके चार फीचर्स होते हैं: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बाइंडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। बाइंडिंग इसको हम समझ सकते हैं क्लास के एग्जाम्पल से, जैसे कि क्लास हो गया, तो क्लास के अंदर क्या होता है? आपके वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, तो उन सबको बाइंड कर लिया, एक क्लास के अंदर रख लिया। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइडिंग ऑफ डेटा, तो हाइडिंग क्यों कर रहे हैं? जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो पाए। हम हर चीज शो नहीं करेंगे, जो जो नेसेसरी चीजें हैं सिर्फ उनको शो करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है वो हम हाइड कर लेते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास ने दूसरे क्लास को इनहेरिट कर लिया, उसके सारे मेथड्स को, अब वो एक्सेस कर सकती है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस के मैंने 5 टाइप्स मेंशन किए हुए हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्कल, हाइब्रिड। ये सारे आपको पता होने चाहिए। इन सब के आपको कोड्स पता होने चाहिए, प्रोग्राम्स पता होने चाहिए। ओके गाइज, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है 10 मार्क्स में, इवन आया हुआ है कि आप इनहेरिटेंस बताओ, इनहेरिटेंस के टाइप्स बताओ, और या फिर किसी पर्टिकुलर इनहेरिटेंस की टाइप पे आपसे कोड पूछ लेंगे, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म्स, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स। दो टाइप के होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पहला होता है कंपाइल टाइम, और दूसरा होता है आपका रन टाइम, ठीक है। कंपाइल को हम क्या बोलते हैं? अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि कंपाइलेशन जब होता है तभी हो जाती है ये। और इसको हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि रन टाइम पे होती है। कंपाइल टाइम बाइंडिंग आपकी दो तरीके से होती है: ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और यहाँ पे आता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इन दोनों के प्रोग्राम्स आपको पता होने चाहिए, ये पूछ सकते हैं। पूरा 10 मार्क्स में आपसे पॉलीमॉर्फिज्म ही पूछ लिया अकेला। यहाँ पे ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग यूज होता है, तो इसका प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के प्रोग्राम्स आपको जावा में लिखने आने चाहिए गाइस। तो ये हुआ उप्स के बारे में। फिर आता है पैकेजेस एंड इंटरफेस। तो जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हेडर फाइल्स होते हैं, सॉरी सब में नहीं, बट हाँ, जैसे सी लैंग्वेज हम सब ने पढ़ी है, तो सी लैंग्वेज में हेडर फाइल होती है ना, हैश इंक्लूड stdio.h। तो उसमें क्या होता है? आपके कुछ फंक्शंस होते हैं,
पहले से ही फंक्शंस डिफाइंड होते हैं तो हम उन फंक्शंस को यूज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जावा में होती है पैकेज। तो पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। हम इंपोर्ट कर सकते हैं उन पैकेजेस को एंड वी कैन यूज देम डायरेक्टली। तो ये होता है पैकेज जावा में। फिर आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है। इंटरफेस में क्या होता है? आप सारे इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं और जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें आप सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लिख लेते हो। फिर आप जब कोई क्लास बना लेते हो और उसमें दूसरी क्लास को इसको इनहेरिट करवाते हो, इंटरफेस का जो भी नेम है, यहाँ पे आप बॉडी दे रहे होते हो सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को। तो इसका आपको कोड लिखना आना चाहिए इंटरफेस का। ठीक है, किस तरीके से लिखते हैं। फिर है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर 10 मार्क्स पर्पस। जो भी रन टाइम एरर्स होते हैं, रन टाइम पे जो भी एरर्स आते हैं, उन सब से डील करने के लिए बनाया गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग को। इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं? ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। इसमें थ्रो और थ्रोज में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपसे प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। गाइस वो आपको पता होना चाहिए। सो पढ़ के जाना, कुछ भी चीज छोड़कर मत जाना। और पूरी तरह इससे सिर्फ इतने से पार्ट पर रिलाय करके मत जाना, पेपर में सब कुछ पढ़ के जाना। बस आप थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो कि हाँ ये चीज प्रीवियस ईयर में आई हुई है, तो आप इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, दैट्स इट। फिर आता है आपका मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब होता है? कि आप एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर सकते हो। और यहाँ पे थ्रेड का क्या मतलब होता है? एक छोटे प्रोसेस, एक लाइट वेट प्रोसेस को थ्रेड बोला जाता है। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या करता है कि आप मल्टीपल टास्क एक टाइम पे परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट। यहाँ पे क्या है कि रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द डेटा, इसी को बोला गया है इनपुट और आउटपुट को। जावा में क्लासेस होती हैं जिसके थ्रू आप राइट फाइल्स को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फिर आता है जावा एप्लेट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर 10 मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपसे प्रोग्राम पूछ लेंगे, लाइफ साइकिल पूछ लेंगे एप्लेट की, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एप्लेट सिर्फ एक जावा का प्रोग्राम होता है। जावा के प्रोग्राम को एप्लेट नाम दे दिया गया है। वेब ब्राउजर पे रन होता है और क्लाइंट साइड पे काम करता है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए जावा एप्लेट के बारे में। इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होता है, एनिमेशंस और गेम्स के लिए यूज होता है। ये आपकी लाइफ साइकिल है एप्लेट की, जिसमें ये सारे 5 मेथड्स हैं, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, पेंट। ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इनका प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। अगर आपसे प्रोग्राम पूछा है एग्जाम में एप्लेट का, सो वो आपको पता होना चाहिए। सो गाइज वो पढ़ के जाना। फिर आता है आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग। गाइज ये भी 10 मार्क्स में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। स्ट्रिंग क्या होती है? जैसे कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जैसे मैंने लिखा इंजीनियर बी। सो ये क्या हो गई? एक स्ट्रिंग हो गई, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज होते हैं स्ट्रिंग के, जैसे कि लेंथ हो गया, कंपेयर टू हो गया। लेंथ क्या करेगा? स्ट्रिंग की लेंथ निकालेगा। कंपेयर टू क्या करेगा? स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। कॉनकैट क्या करेगा? दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करेगा। रिप्लेस, स्ट्रिंग्स को रिप्लेस करने के लिए। इक्वल्स ये चेक करेगा क्या दो स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं। फिर कंटेन्स क्या चेक करेगा? कि सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और मैं चेक करूंगी कि एक पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग में वो स्ट्रिंग एज अ सब पार्ट है या नहीं, दैट इज द यूज ऑफ कंटेन्स। इनके आपको सिंटेक्सेस पता होने चाहिए। अगर 10 मार्क्स में आएगा तो ऑब्वियसली आप इतना तो छोड़ लिख के नहीं छोड़ सकते ना, प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या इनके सिंटेक्सेस हैं। सो गाइस रीड इट केयरफुली, इसको अच्छे से पढ़ना। फिर आता है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग में क्या है कि जैसे कि मान लो आपने बटन क्लिक किया, कोई भी आपका सपोज वेब पेज है, उस पे आपने कहीं पे माउस ले गए, कहीं पे आपने क्लिक किया, कोई की प्रेस करी, तो वहां पे कुछ हुआ, वहां पे कोई इवेंट हुआ, तो उसे बोलते हैं हम इवेंट हैंडलिंग। तो ये चीज होती है एक्शन इवेंट या एक्शन लिसनर की हेल्प से जावा में। तो ये आपका यूज होता है एप्लेट में, या फिर यूं कह ले AWT में। अगर आपसे बोला गया है कि आप इवेंट लिसनर्स को ऐड करो, तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप ये भी ऐड करके प्रोग्राम लिखो। उसके बाद आता है आपका AWT। AWT क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इट इज द सेट ऑफ क्लासेस यूज टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन जावा। यानी कि GUIs को क्रिएट करने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। इसमें ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। कंटेनर क्लास में आप फ्रेम्स, डायलॉग, पैनल, एप्लेट, ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो AWT की हेल्प से। कंपोनेंट में जैसे आप इसमें टेक्स्ट फील्ड, बटन, चेक बॉक्स, स्क्रॉल बार, ये सब चीजें बना सकते हो। और इसमें क्या क्या चीजें, ग्राफिक्स आप यूज कर सकते हो, फॉन्ट, कलर, डायमेंशन, तो ये सब यूज होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इसका प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है गाइज।
मेक अ नोट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद आता है आपके पास लेआउट मैनेजर्स। तो लेआउट में क्या होता है कि जैसे जब आप एप्लेट या एडब्ल्यूटी में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, या सपोज करो कि आपने एक फॉर्म बनाया जिसमें यहाँ पे नेम्स का सेक्शन था, यहाँ पे पासवर्ड का सेक्शन था सपोज, ठीक है, और यहाँ पे आगे टेक्स्ट फील्ड था, और यहाँ पे सबमिट बटन था, ठीक है, यहाँ पे। तो आप कैसे चाहते हो कि इनका किस तरीके का अरेंजमेंट हो, तो वो चीज आप लेआउट से बताओगे। यहाँ पे 4 टाइप के लेआउट होते हैं: फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट एंड बॉक्स लेआउट। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी इनका यूज जो होता है वो प्रोग्राम में होता है। और उसके बाद है वेब पेज डिजाइनिंग, यानी कि वेब पेज को आप कैसे डिजाइन करोगे, HTML, CSS और JS यूज करके। तो ये होता है वेब पेज डिजाइनिंग। सो गाइज, ये थे हमारे यूनिट 1 के टॉपिक्स। सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रो, एक वन शॉट में रिवीजन था ये, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, एंड स्पेशली प्रोग्राम्स मत छोड़ के जाना। जो भी प्रीवियस ईयर में है उन्हें तो जरूर ही कर लेना। सो तो ये था यूनिट 1। यूनिट 2 में देखते हैं क्या है। और यूनिट 2 के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, इट इज इजीएस्ट यूनिट। इसमें स्कोर करना काफी इजी है, क्योंकि आधा पार्ट तो इसमें HTML है और आधा पार्ट इसमें XML है। और HTML आपको आता ही है, और इस पे से 10 मार्क्स में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो इसलिए यूनिट 2 से आपको स्कोर करना काफी आसान पड़ेगा। तो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। HTML में आपकी लिस्ट है, टेबल, इमेजेस, फ्रेम्स, फॉर्म्स, ये सब सिलेबस में है। तो 3 टाइप की लिस्ट होती है: ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और आपका डिस्क्रिप्टिव लिस्ट जो होती है। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट होती है, और आप LI टैग यूज करते हो इसमें। उसके बाद टेबल। टेबल आपसे कैसे पूछ लेंगे कि आप टाइम टेबल का कोड लिखो HTML में, ये आया हुआ है गाइस प्रीवियस ईयर में। तो आपको टेबल टैग्स की नॉलेज होनी चाहिए, टेबल रो, टेबल डेटा, ठीक है। और आपके पास कॉल स्पैन हुआ या रो स्पैन हुआ, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपके फ्रेम्स। फ्रेम्स में क्या होता है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये वेब पेज है, और वेब पेज को सपोज मुझे डिवाइड करना है, तो मैंने कहा रो वाइज डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे 2 फ्रेम्स बन गए। तो फ्रेम्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे कि हम वेब पेज को डिवाइड कर पाए। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ऊपर वाला जो आपने रो डिवाइड किया, अभी तो ये 2 है, फिर मैंने कहा रो जो डिवाइड किया उसको कॉलम में भी डिवाइड कर दो। तो यही सेम क्वेश्चन, इसी का ही आपसे कोड मांगा था पेपर में। तो फ्रेम्स के लिए आपका फ्रेम सेट और फ्रेम टैग, इन 2 टैग्स का यूज किया जाता है फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए। उसके बाद आता है फॉर्म्स। ये आपका प्रीवियस ईयर में 2020 में एंड 2021 में, दोनों सालों में लगातार पूछा गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कोड आप लिखो। ठीक है, तो गाइज, ये सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इस स्कोरिंग है, हम सबको पता ही है, क्योंकि HTML ऑलमोस्ट सभी को आती है, हम सब HTML पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है टॉपिक्स। तो यहाँ पे स्कोर करना काफी आसान पड़ेगा। और फिर इमेज टैग आता है, इसमें 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं इमेज के बारे में, कि आप इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं HTML में। फिर आता है CSS। CSS क्या है? आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि अगर आपको ब्यूटी ऐड करनी हो, खूबसूरत बनाना हो अगर आपको अपना वेब पेज, तो वहां पे आप CSS डाल देते हो। 3 टाइप की आपकी CSS होती है: इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। गाइज, ये चीज 10 मार्क्स में पूछी थी आपसे, सीधी सीधी, कि आप CSS बताओ, और CSS कितने टाइप की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन, ये पूछा था। और इसके प्रोग्राम पूछे थे, इसके कोड्स पूछे थे, तो आपको वो आना चाहिए लिखना। इनलाइन CSS में क्या करते हैं कि जो भी हम HTML के टैग्स होते हैं उसी के अंदर स्टाइल लिख देते हैं। इंटरनल में क्या करते हैं कि जैसे आपका HTML कोड है, वहीं पे आपने अपना स्टाइल टैग लिखा हेड के बाद, और वहीं पे आप स्टाइलिंग दे रहे हो। ठीक है, ये वहीं पे आप बीच में स्टाइलिंग दे रहे हो। एक्सटर्नल में क्या करोगे कि आप अलग से .css नाम से, जैसे मैंने style.css नाम की एक फाइल बना ली, तो एक अलग से आप फाइल बना लोगे, और फिर HTML में जाके लिंक टैग से आप उसको, फाइल को लिंक कर दोगे। तो आपको इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए गाइस। फिर आता है आपका DTD। तो DTD को यूज करते हैं XML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए, लेकिन आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए XML डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो जैसे हमारा HTML डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कुछ टैग्स होते हैं, इसी तरीके से होता है आपका XML डॉक्यूमेंट। बस ये क्या होता है, HTML में हम अपने टैग्स नहीं बना सकते खुद से, लेकिन XML में हम अपने खुद के टैग्स बना सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है XML एंड HTML में, कि इसमें हम अपने टैग्स बना सकते हैं,
एक्सएमएल में, बट एचटीएमएल में सारे बिल्ट इन टैग्स को ही हमें यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कोई भी एक्सएमएल बनाया तो वहां पे डीटीडी ये बताता है, उसके स्ट्रक्चर को बताता है, और एलिमेंट्स कौन कौन से एक्सएमएल में यूज हुए हैं उन चीजों को बताता है डीटीडी। तीन टाइप के होते हैं डीटीडी, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड, सॉरी तीन नहीं, दो ही टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये क्वेश्चन जो था ना डीटीडी पे, ये 10 मार्क्स में पूछा था कि आप डीटीडी बताओ और इंटरनल एक्सटर्नल के कोड्स लिखो। तो ये आपको पता होने चाहिए गाइस, और इजी है ये काफी टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने एक्सएमएल के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि इट इज एन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एंड यहाँ पे हम अपने कस्टम टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है डीटीडी एंड एक्सएमएल स्कीमास। तो दोनों ही जो है वो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर बताते हैं आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का, उनके वैलिडेशन में यूज होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है डीटीडी एंड एक्सएमएल में। डीटीडी आपको कम इन्फॉर्मेशन देता है, एक्सएमएल आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। एक्सएमएल स्कीमा भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसका कोड लिखो। प्रीवियस ईयर में तो नहीं था, बट हाँ पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका एक्सएमएल प्रोसेसर्स और पार्सर्स, डॉम एंड एसएएक्स। तो दो टाइप के पार्सर होते हैं आपके, डॉम एंड एसएएक्स। तो इनमें देख लेते हैं कि डॉम एंड एसएएक्स क्या करते हैं। तो एसएक्स क्या करता है, आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को सिर्फ रीड करता है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एसएक्स इज सुटेबल फॉर रीडिंग द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। एंड डॉम क्या करता है आपका, डॉम से आप क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं आप अपने एक्सएमएल एलिमेंट्स को। तो एसएक्स सिर्फ रीड करेगा और डॉम क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट कर सकता है। तो ये पार्सर और प्रोसेसर दोनों नामों से जाना जाता है। फिर है डायनामिक एचटीएमएल के बारे में। इस पे 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया कि डायनामिक वेब पेजेस की क्या जरूरत है, क्यों बनाए जाते हैं, टीएचटीएमएल के नाम से भी जाना जाता है ये। तो वही एचटीएमएल, सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से हम इसको बनाते हैं और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करते हैं। सो गाइज ये था यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 कितनी शॉर्ट सी थी, लेकिन हाँ आपको कोड्स पता होने चाहिए, एक्सएमएल के, डीटीडी के, एक्सएमएल स्कीमास के, टेबल्स के, फ्रेम्स, फॉर्म्स। तो ये सब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपकी यूनिट 2 काफी जल्दी तैयार हो जाएगी। गाइज अब देखते हैं कि यूनिट 3 के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, उन्हें मैंने बोला है एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी कवर आपको सब कुछ ही करना है, सब कुछ ही पढ़ना है, बस आप एक रेफरेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के बारे में, तो प्रीवियस ईयर में जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स आए हुए हैं जिसमें आपको कैलकुलेटर का कोड लिखना है। ठीक है। और आपसे पूछा था कि लार्जेस्ट ऑफ 5 नंबर्स, ये आपको जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखने के लिए आए थे। और जेएस में आपका आ सकता है कि फॉर्म वैलिडेशन। तो ये आए हुए थे जेएस के क्वेश्चन। बाकी हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हम एचटीएमएल में यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट में, जिससे कि हमारे फॉर्म इंटरेक्टिव दिखें, हम वेब पेजेस को अपडेट कर पाए बिना रिफ्रेश करे, एनिमेशन हम उसमें क्रिएट कर पाए। तो यही आपकी जावास्क्रिप्ट। इसके भी डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि बिल्ट इन, एंड नॉन प्रिमिटिव जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि एरे। ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है जावास्क्रिप्ट में। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन यानी कि जो पहले से बने हुए हैं। तो पहला है आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग के रिलेटेड मेथड्स होंगे, जैसे कि हो गया आपका अपर केस में कन्वर्ट करना, लोअर केस में कन्वर्ट करना, सब स्ट्रिंग फाइंड करना, कैरेक्टर एट। तो इस टाइप के जो मेथड्स है वो स्ट्रिंग में आते हैं, आपको इनका यूज करना भी आना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको सिंटेक्स भी लिख के दिखाना पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मैथ ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैथ ऑब्जेक्ट में आप मैथ्स के कोई भी, जैसे कैलकुलेशन करना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, पावर निकालना हो, फ्लोर वैल्यू, कॉस साइन, तो ये सब यूज होता है मैथ्स ऑब्जेक्ट में, ये सारे मेथड्स होते हैं। डेट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डेट ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स ये होता है, वेर माई डेट, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम, न्यू, और आपके ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, डेट। तो इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल, ये आपका सिंटेक्स होता है डेट ऑब्जेक्ट के लिए। इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं, जैसे हो गया गेट डेट, सेट डेट, यानी कि अगर आपको डेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है एरे ऑब्जेक्ट। एरे ऑब्जेक्ट में आप एरे बना सकते हो। एरे क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसमें, तो इस टाइप से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। फिर आता है आपका यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट में जैसे कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय के 3 इन्फॉर्मेशन रखे, नेम, एज एंड
सैलरी, तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट हुए। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में था। फिर आता है यहाँ पे आपका फॉर्म्स के बारे में। तो फॉर्म्स का वैलिडेशन आपसे पूछा जा सकता है इन जावास्क्रिप्ट इन 10 मार्क्स। देन यू हैव फंक्शंस। तो फंक्शंस जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं। अ ब्लॉक ऑफ कोड उसी को बोलते हैं ना फंक्शन। तो हम उनको रीयूज कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स भेजते हैं फंक्शन में। ठीक है, कुछ उसका रिटर्न टाइप होता है, सो दैट इज अबाउट फंक्शन। फिर क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो जब भी हम, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़े ऑब्जेक्ट्स, तो वही यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, बिल्ट इन एंड आपका यूजर डिफाइंड, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे एजेक्स। एजेक्स क्या होता है? असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ये होता है आपका एजेक्स। क्या करते हैं हम इससे डायनामिक वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। फास्ट एंड डायनामिक वेब पेजेस को हम इससे क्रिएट करते हैं। तो ये होता है आपका एजेक्स। सो गाइस, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर आता है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग पे आपसे आईपी एड्रेसिंग पे 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में टीसीपी आईपी के बारे में और यूआरएल के बारे में, इन दोनों से कंबाइन करके एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है? आपके पास अलग अलग डिवाइसेस हैं, उनको कनेक्ट करना। जैसे हम बोलते हैं कि किसी पर्सन का नेटवर्क अच्छा है, तो वो उसका नेटवर्क क्यों अच्छा है? क्योंकि वो अच्छे से कम्युनिकेट करता है लोगों से, इसलिए उसका नेटवर्क अच्छा है। तो यही होता है नेटवर्क भी, कि अलग अलग डिवाइसेस का कनेक्शन। इंटरनेट एड्रेसिंग। अब इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें हैं, उन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसलिए बनाए गए एड्रेस। तो एड्रेस में क्या आता है आपका आईपी एड्रेस। बट ये आईपी एड्रेस बहुत लंबा होता है, नंबर काफी लंबा सा नंबर होता है, उसको हम याद नहीं रख सकते। इसलिए आया आपका डोमेन नेम। तो हर चीज का एक डोमेन नेम होता है, जिससे कि हम उसको इजीली सर्च कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। फिर आता है आपका टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट्स। इसमें क्या होता है कि दो कंप्यूटर्स हैं, तो वो दोनों कंप्यूटर्स आपस में अगर कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सॉकेट्स की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर आता है आपका यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल कनेक्शन के बारे में, इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी डेटा को रीड करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो, तो वहां पे यूआरएल कनेक्शन, ये क्लास आप यूज कर सकते हो। ये जावा नेटवर्किंग एपीआई है। उसके बाद टीसीपी आईपी सर्वर सॉकेट्स। तो जैसे टीसीपी आईपी क्लाइंट के लिए था, ऐसी सर्वर के लिए भी होता है, जिससे कि दे आर यूज टू लिसन फॉर इनकमिंग कनेक्शंस एंड हैंडल द डेटा सेंड बाय द क्लाइंट। तो अगर क्लाइंट ने कोई डेटा भेजा सर्वर पे, तो वो इसकी हेल्प से हैंडल होता है। तो आपको टीसीपी आईपी के बारे में पता होना चाहिए, यूआरएल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आता है डेटाग्राम्स। डेटाग्राम्स क्या होता है कि ओवर एन इंटरनेट अगर आप कोई भी डेटा भेजते हो, उस डेटा को ही डेटाग्राम का नाम दिया गया है। डेटाग्राम में यूजर डेटाग्राम नाम का प्रोटोकॉल फॉलो होता है। तो गाइज, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, 2 मार्क्स में शायद पूछ लें एग्जाम में। तो ये हुई हमारी ओवर यूनिट 3। सो इट वॉज जस्ट अ रिविजन। आई एम रिमाइंडिंग यू, डू नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन इट। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना, कोड्स अच्छे से लर्न करना गाइस, अच्छे से उनको समझना, क्योंकि कोड्स आएंगे एग्जाम में। यहाँ पे पहला टॉपिक है आपका जेडीबीसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10 मार्क्स। दोनों ही ईयर्स में आपसे ये पूछा गया है कि क्या ड्राइवर्स हैं जेडीबीसी के, और आप जेडीबीसी के बारे में बताएं। आपको जेडीबीसी का प्रोग्राम पता होना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जेडीबीसी के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं जेडीबीसी क्या है। तो यहाँ पे जे का मतलब है जावा, और डीबी का मतलब है डेटाबेस, एंड सी का मतलब है कनेक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो भी हमने जावा के एप्लीकेशंस बनाए, उनको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है, ये बताता है हमें जेडीबीसी। ठीक है, उसकी हम जेडीबीसी की हेल्प से अपने जावा के एप्लीकेशंस को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जेडीबीसी के: डिवाइस मैनेजर, स्टेटमेंट, कनेक्शन, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड रिजल्ट सेट्स। तो इनके सिंटेक्सेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम पूछा गया प्रीवियस ईयर में जेडीबीसी पे। ये ड्राइवर्स हैं जेडीबीसी के: जेडीबीसी, ओडीबीसी, नेटिव एपीआई, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एंड थिन ड्राइवर। इनके बारे में जरूर पढ़ना गाइस, क्योंकि 10 मार्क्स में ये आपसे पूछे गए हैं कि आप ड्राइवर्स को एक्सप्लेन करो जेडीबीसी के। फिर आता है मैनिपुलेटिंग डेटाबेस विद जेडीबीसी। तो आप जेडीबीसी
से अगर आप कनेक्टिविटी करते हो अपने जावा के एप्लीकेशंस की, तो वहां पे आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मैनिपुलेट कैसे करोगे डेटाबेस में? आप इंसर्शन कर सकते हो, अपडेशन कर सकते हो, आप डिलीशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो आप इस तरीके से अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हो। कैसे मैनिपुलेट करोगे डेटाबेस को? कैसे करते हैं मैनिपुलेट? यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, तो आप अपनी एसक्यूएल क्वेरी लिखो और आप ये सारे काम कर सकते हो। फिर आते हैं आपके प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें आप कुछ पैरामीटराइज्ड क्वेरी दे रहे होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर दूंगी, तो इसलिए ये एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हुआ। फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में, इसमें हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। और हमने एसक्यूएल में नहीं, डीबीएमएस में, उसमें ट्रांजैक्शंस वाले पार्ट में कमिट और रोल बैक, ये दोनों मेथड्स यूज होते हैं। तो ये भी हम जेडीबीसी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में ये दोनों मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है जावा बीन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 10 मार्क्स में दोनों ईयर्स में आया हुआ है कि आप जावा बीन्स के बारे में बताओ। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं जावा बीन्स में? ठीक है, जावा बीन्स के क्या क्या टाइप्स हैं, जावा बीन्स का क्या आर्किटेक्चर है, तो वो आपको पूछा गया 10 मार्क्स में। सो गाइज ये आपको पता होना चाहिए। तो जावा बीन्स क्या है? सिर्फ एक जावा की क्लास है। ठीक है, और इसमें तीन टाइप दो टाइप के आपके दे रखे हैं, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, सेशन बीन्स एंड एंटिटी बीन्स। तो ये आपके होते हैं जावा बीन्स के टाइप्स। सॉरी, दे आर नॉट ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। ओके, कौन कौन से? स्टेटफुल, स्टेटलेस एंड एंटिटी बीन्स। तो गाइस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको कोड लिखने आने चाहिए। सो ये था यूनिट 4 में दो ही टॉपिक्स थे आपके, जेडीबीसी एंड जावा बीन्स, एंड दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों पे ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद आती है हमारी यूनिट 5। तो यूनिट 5 में पहला टॉपिक है आपका सर्वलेट्स। तो सर्वलेट्स क्या होता है? जावा के प्रोग्राम्स को बोलते हैं हम सर्वलेट्स। और सर्वलेट क्यों बोला? क्योंकि ये सर्वर पर रखे होते हैं। जैसे कि आपका सर्वर है, इस सर्वर पे जावा के ये प्रोग्राम्स रखे हैं। ठीक है, इन्हीं को नाम दे दिया सर्वलेट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 10 मार्क्स में पूछा जाता है इस यूनिट से। तो आप जरूर पढ़ के जाना इसको। इसकी लाइफ साइकिल में तीन मेथड्स यूज होते हैं, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। सो दीज आर द थ्री मेथड्स दैट आर यूज्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर्विस दो चीजों को यूज करता है, डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड्स। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और पूरी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और पेपर में आपसे प्रोग्राम पूछा गया है हेलो वर्ल्ड का इन सर्वलेट। तो ये आपको गाइस पता होना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। हम इनिट फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं, डिस्ट्रॉय के लिए क्या लिखते हैं, सर्विस के लिए क्या लिखते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आपका हैंडलिंग एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। तो मैंने अभी जो आपको बताया डू गेट एंड डू पोस्ट, उसी का यहाँ पे यूज बता रखा है। द एचटीटीपी गेट मेथड इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द सर्वर। तो अगर सर्वर से आपको डेटा रिक्वेस्ट करना हो तो वहां पे हम एचटीटीपी गेट मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज मैंने कहीं पे लॉग इन किया, ठीक है, और वहां पे जब मैं अपना लॉग इन करूंगी तो वहां पे मुझे मेरा डेटा विजिबल होना चाहिए ना। तो वो चीज कैसे विजिबल होगी? मुझे अपना डेटा, मैंने रिक्वेस्ट किया सर्वर पे, जब मैंने लॉग इन किया तो एक रिक्वेस्ट गई सर्वर पे कि मुझे मेरा डेटा विजिबल शो हो। ठीक है, अगर मेरे लॉग इन क्रेडेंशियल्स ठीक है तो वो चीज हुआ डू गेट। तो सर्विस में हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। उसके बाद डू पोस्ट मेथड। डू पोस्ट मेथड किस लिए यूज करते हैं? कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी हो सर्वर पे, ठीक है, इट इज यूज टू सबमिट द डेटा टू द सर्वर। तो उसके लिए हम डू पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। तो याद रखना कि सर्विस में डू पोस्ट डू गेट होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। 10 मार्क्स में सिर्फ थियोरेटिकल चीजें नहीं आएंगी, प्रोग्राम्स भी आएंगे गाइस। फिर है रीडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू अदर रिसोर्सेज। सर्वलेट्स कैन रीडायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू अदर रिसोर्सेज यूजिंग सेंड रीडायरेक्ट मेथड। तो ये मेथड यूज होता है अगर रिक्वेस्ट आई है किसी एक रिसोर्स पे, तो दूसरे रिसोर्स पे किस तरीके से उसको रीडायरेक्ट करना है, तो वहां पे हम सेंड रीडायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेशन ट्रैकिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। और दो तरीके से हम सेशन को ट्रैक करते हैं, कुकीज और एचटीटीपी सेशन की हेल्प से। सेशन ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है कि
इट कीप ट्रैक्स ऑफ द यूजर सेशन, यूजर का एक सेशन होगा, उसका ट्रैक रखता है ये, ठीक है, कि कितना है वो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये होता है आपका सेशन ट्रैकिंग। दो तरीके से कर सकते हैं, कुकीज से या HTTP सेशन से। तो कुकीज में आपके दो टाइप के कुकीज होते हैं, परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट कुकीज। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कोड आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी 10 मार्क्स में ये भी पूछ लेते हैं। उसके बाद सेशन ट्रैकिंग विद HTTP सेशन, तो दो मैंने बताया, एक तो कुकीज से कर सकते हैं या फिर आप HTTP से कर सकते हो। तो HTTP में हम गेट सेशन नाम का मेथड यूज करते हैं। फिर आता है आपका रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स के हिसाब से। So request dispatcher is an interface that provides the facility of dispatching the request to another resource such as HTML, servlet या JSP। तो request dispatching के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ये दोनों आपके इंटरफेस यूज होते हैं, पब्लिक वॉइड फॉरवर्ड एंड पब्लिक वॉइड इंक्लूड। और यहाँ पे तीन तरीके होते हैं टू गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट इन द सर्वलेट। तो क्या क्या है, बाय कॉलिंग द गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, बाय गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड बाय कॉलिंग गेट नेम्ड डिस्पैचर। सो गाइज इसके बारे में आपको डिटेलिंग में पता होना चाहिए। फिर आता है आपका JSP। तो पहला पार्ट था यूनिट 5 का सर्वलेट, और दूसरा पार्ट है आपका JSP। सो गाइज मैंने आपको सर्वलेट में बताया कि तीन मेथड्स होते हैं उसकी लाइफ साइकिल में, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। तो JSP में भी वो तीन मेथड्स होते हैं, बस एक एडिशनल मेथड आ जाता है इसमें, कंपाइलेशन का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सर्वलेट पढ़ा है ना, तो आपका JSP अपने आप तैयार हो गया है। ठीक है, अगर आप सर्वलेट पढ़ लेते हो तो JSP करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। JSP होता क्या है, डायनामिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताऊं, तो यहाँ पे आपका HTML है, यहाँ पे आप हेड लिख लेना, हेड को, फिर आपका टाइटल आ जाएगा, फिर आप हेड को यहाँ पे क्लोज कर लेना, ठीक है, ये इतना आपको पता ही है। फिर आएगा आपका बॉडी। तो बॉडी में हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं हम जावा का कोड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने अभी लिखा, यहाँ पे आप अपना जावा का कोड लिखोगे, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट। ठीक है, इसके अंदर आप अपना जावा का कोड लिखो, फिर बॉडी को क्लोज कर दो, एंड देन आप अपना HTML क्लोज कर दो। तो सपोज मैंने लिख दिया आउट डॉट प्रिंट, क्या लिखा मैंने, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने HTML के साथ जावा को कंबाइन कर दिया। तो यही होता है आपका JSP। इसी की हेल्प से हम क्या बना रहे होते हैं, डायनामिक वेब पेजेस को बना रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसकी कोडिंग करते हैं। यहाँ पे अगर लाइफ साइकिल देखें, सो गाइज ये देखो, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय सेम है ये मेथड, बस इनके आगे क्या लिख दिया, JSP। और मैंने क्या बताया अभी कि एक और मेथड आ जाता है, क्या है, कंपाइलेशन फेज। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका JSP फाइल का कन्वर्जन हो रहा होता है सर्वलेट क्लास में। तो गाइज बिल्कुल सेम है, सर्वलेट जैसा ही है, आप रिलेट करके याद रख सकते हो इसे। सो JSP याद रखना, इसको करना इज नॉट अ बिग डील, या आप इजीली कर सकते हो अगर आपको सर्वलेट समझ आता है। यहाँ पे JSP के कुछ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हुआ, रिस्पॉन्स, सेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हुआ आपका इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये आउट ऑब्जेक्ट है, आउट इधर लिखा रह गया। फिर है JSP के डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पे 3 डायरेक्टिव्स होते हैं JSP के। तो अगर आप इनको लिखते हो तो लिखने का तरीका इनका इस तरीके से होता है। तो पहले तो आप वही अपना ऊपर वाला HTML हेड वगैरह लिख दोगे, और स्क्रिप्टलेट के अंदर आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टिव्स हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा @, और जो भी आप डायरेक्टिव लिखे हो उसका नेम। तो यहाँ पे आप पेज लिख सकते हो, यहाँ पे इंक्लूड लिख सकते हो, यहाँ पे टैग लिब लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पेज में भी जैसे इंपोर्ट करना हो, आपको डिपेंड करता है ना पेज पे आपको क्या करना है, तो आप जो भी करना चाहते हो वो लिख सकते हो। इंक्लूड में सपोज आप कोई फाइल इंक्लूड करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। टैग लिब में ये तब यूज होता है जब हम अपने कस्टम टैग्स को बनाते हैं, हम अपने खुद के टैग्स बना सकते हैं। तो यस, JSP में भी हम अपने खुद के टैग्स बना सकते हैं, और खुद के टैग्स किसकी हेल्प से बनाते हैं, XML की हेल्प से, यानी कि JSP में वी कैन यूज XML। यही मैंने लिखा है नीचे कस्टम टैग लाइब्रेरीज में, कि यहाँ पे JSP सपोर्ट कस्टम टैग लाइब्रेरीज, क्योंकि हम अपने खुद के टैग्स बना सकते हैं। तो ये था JSP के बारे में।
सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियोस। वीडियो के थ्रू मैंने कुछ कुछ चीजें आपको बताई हैं हर एक टॉपिक में। आई नो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं था, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन नहीं की हैं चीजें बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये ऑन डिमांड बनाई है मैंने वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि WT पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो सिर्फ ये थोड़ी सी वीडियो थी काइंड ऑफ रिविजन पर्पज से, और आप जिससे थोड़ा देख पाओ कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप उन पे ज्यादा ध्यान दो थोड़ा। बाकी आपको कवर सारे ही टॉपिक्स करने हैं। एंड गाइस मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर एग्जाम। आई होप आपकी हेल्प होगी। सो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।